हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल QCC डिजी मैथ। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है यानी एक्सरसाइज 3.1 वो हम लोग पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। वहाँ पर हमने सीखा था किसी भी लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकल यानी इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कैसे बनाएं या इसको कैसे ड्रॉ करें। ठीक है, आज हम इसी का यूज़ करके कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी कोई भी दो लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे हम ग्राफिकली फाइंड आउट करते हैं वो हम लोग सीखने जा रहे हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट दे रखा है यहाँ पर, तो इसमें दे रखा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। क्योंकि इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसके दो पार्ट हैं, तो वो कह रहा है कि इन दोनों ही क्वेश्चन के अंदर पहले तो आपको लीनियर इक्वेशन बनानी है और उसके बाद आपको उस लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकली सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टूक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। यानी क्लास 10th के 10 स्टूडेंट ने एक मैथमेटिक्स क्विज के अंदर पार्टिसिपेट किया। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, अगर लड़कियों की संख्या यानी लड़कियां अगर लड़कों से 4 ज़्यादा हो, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा हो, तो फिर एंड गर्ल्स हु टूक पार्ट इन द क्विज, तो फिर आपको बताना है कि कितने इसके अंदर मतलब क्विज के अंदर कितने लड़कियों ने पार्ट लिया और कितने लड़कों ने इसके अंदर पार्ट लिया। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी x एंड द नंबर ऑफ बॉयज़ बी y। ठीक है, तो हमने इसको मान लिया कि लड़कियों की संख्या जो है x होगी, लड़कियों का नंबर x होगा और लड़कों का जो नंबर है वो y होगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, तो टोटल स्टूडेंट थे यहाँ पर 10। ठीक है, यानी लड़के और लड़कियां सब मिलाकर कितने होंगे, 10 होंगे, है ना। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो यही हमारी पहली इक्वेशन भी हो जाएगी। ठीक है, देखिए इसके बाद दूसरी इक्वेशन कैसे बनाएंगे। यहाँ पर हमसे बोला गया है कि जो लड़कियों की संख्या है यानी लड़कियों का जो नंबर है वो लड़कों से 4 ज़्यादा है ना। तो नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन यानी लड़कों से 4 ज़्यादा है, तो यह आ जाएगा x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 4, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ये हो जाएगी हमारी दूसरी लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन तो देखिए हमने इस डाटा से बना ली है। अब इसको ग्राफिकली हम इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का मतलब है x और y की वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे। ये देखो जो x है वो लड़कियों का नंबर है यानी वो लड़कियाँ जितनी हैं वो x हैं और लड़के कितने हैं y हैं, तो हमें x और y पता होना चाहिए ना, और यही इन लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो उसको ग्राफिकली कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली जो हमारी इक्वेशन दे रखी है इसके हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि x इज इक्वल्स टू 10 माइनस वाई। ठीक है ना, y को इस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या क्या आ सकते हैं। एक तरफ x लिखेंगे और एक तरफ y। देखिए अगर मैं y को ले लूँ 5, y को क्या ले लूँ 5, तो फिर x कितना बचेगा 10 माइनस वाई, और y कितना लिया है 5, तो मतलब 10 माइनस 5, तो 10 माइनस 5 कितना होता है 5, तो x कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा अगर y 5 लिया जाएगा। और अगर y में ले लूँ 6, तो फिर 10 माइनस 6 x कितना बचेगा 4 बचेगा, है ना। तो पहली लीनियर इक्वेशन के ये सॉल्यूशन हमारे पास आ जाते हैं। अब देखिए दूसरी लीनियर इक्वेशन ये दे रखी है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अगर मैं y को उधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा 4 प्लस वाई। क्लियर, इसके भी हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे x एंड y। ठीक है, अब देखिए ज़रा इसको, अगर मैं y की वैल्यू लेता हूँ 1, कितनी 1, तो x इज इक्वल्स टू 4 प्लस वाई, मतलब 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर मैं y की वैल्यू लेता हूँ 2, तो 4 प्लस 2 मतलब ये हो जाएगा 6। तो दोनों ही लीनियर इक्वेशन के हमारे पास सॉल्यूशन आ चुके हैं। ठीक है, अब इसको हम ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए। ठीक है, तो देखिए पहला जो सॉल्यूशन आया इस लीनियर इक्वेशन का पहला सॉल्यूशन क्या है 5,5, तो x में भी 5 और y में भी 5, तो ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, देखो x में 5 y में 5, यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमें चारों पॉइंट अपने लगाने हैं। 4,6, x में 4 और y में 6, तो ये पॉइंट आ जाएगा लगभग यहाँ पर। ठीक है, आप लोग जब इसको स्केल से बनाएंगे तो ये ज़्यादा अच्छे से बनेगा भी और इसका सॉल्यूशन आप ज़्यादा अच्छे से फाइंड आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये 2 पॉइंट आए हैं, तो हम इस लीनियर इक्वेशन को ड्रॉ कर देंगे।
तो ये बन गई लाइन जो रिप्रेजेंट करती है हमारी पहली लीनियर इक्वेशन को, ठीक है। अब दूसरी में देखिए 5,1 6,2, तो x में 5 और यहाँ पर 1, फिर x में 6 और y पर 2, इनको भी ऐसे ही मिलाएंगे और एक लीनियर इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है, क्लियर। अब देखिए पिछले एक्सरसाइज में अगर आप लोगों ने ना देखी हो तो आप लोग देखिए पहले उसको जाकर। पिछले एक्सरसाइज में हमने ये देखा था कि सॉल्यूशन 3 तरह के होते हैं, यानी कंडीशन जो है लीनियर इक्वेशन की, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में वो 3 टाइप से होती हैं। या तो वो लीनियर इक्वेशन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी, या फिर एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड होंगी, ओवरलैप कर रही होंगी, या फिर वो एक दूसरे के साथ पैरेलल होंगी। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब अगर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं तो यहाँ पर एक ही सॉल्यूशन होगा जो इस पॉइंट पर होगा, यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर होगा। अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट के अगर हम कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो वो क्या होंगे, देखो x में 7 है और y में 3 है, मतलब ये हो जाएगा 7,3। कितना हो जाएगा ये 7,3, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएंगे, देखिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही हमारा सॉल्यूशन होता है। पिछले एक्सरसाइज में हमने यही सीखा है, जितनी बार इंटरसेक्ट करेंगी लाइन आपस में एक दूसरे को, उतने ही ज्यादा उनके सॉल्यूशन होंगे। तो देखिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या आ गए, 7,3, जहां पर x कितना हो जाएगा 7 और y कितना हो जाएगा 3, यानी नंबर ऑफ बॉयज हो गए 7, लिख देना आप लोग चाहें तो। नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए 7 और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो गई 3, सॉरी नंबर ऑफ गर्ल्स 7 और नंबर ऑफ बॉयज 3, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ग्राफिकली किसी भी लीनियर इक्वेशन का, किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का हम लोग सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन होने हैं। इसके अलावा एक और पार्ट है इसका, वो हम लोग देखते हैं अभी, मतलब इसी वीडियो में आगे। तो देखिए अब आता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़, वेयर इज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन, ठीक है। यानी कह रहा है कि पहले जब हम 5 पेंसिल और 7 पेन खरीदते हैं साथ में, तो उनकी जो कॉस्ट आती है वो 50 रुपीज़ आती है, ठीक है। और उसके बाद हम जब 7 पेंसिल्स और 5 पेन खरीदते हैं तो उनकी जो कॉस्ट आती है वो 46 रुपीज़ आती है, ठीक है। तो आप ये बताइए कि एक पेंसिल और एक पेन की प्राइस कितनी होगी, यानी उनकी कॉस्ट कितनी होगी। तो पहले हम लोग इक्वेशन बना लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने इसको लेट कर लिया, लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल बी x एंड द कॉस्ट ऑफ पेन बी y, यानी हमने ये मान लिया कि एक पेंसिल की जो कॉस्ट है वो x रुपीज़ है और जो एक पेन की कॉस्ट है वो y रुपीज़ है, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग इसके जो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन वो हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इक्वेशन क्या बनती है, अगर मान लीजिए 5 पेन हमारे, मतलब 5 पेंसिल हमने खरीदी और एक पेंसिल की कॉस्ट x रुपीज़ है, तो ये हो जाएगी 5x, है ना। और साथ में हमने क्या खरीदे 7 पेन, यानी 7y, टोटल कॉस्ट कितनी आई 50 रुपीज़। तो पहली इक्वेशन हमारी बन गई 5x + 7y = 50 रुपीज़, ठीक है। पहली इक्वेशन हमारी बनके तैयार हो जाती है। दूसरे केस में हमने 7 पेंसिल और 5 पेन खरीदे थे साथ में, तो 7 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी 7x, 5 पेन की कॉस्ट कितनी होगी 5y, और एक्चुअल में दोनों की प्राइस टोटल कितनी आई थी 46 रुपीज़, यानी दूसरी इक्वेशन भी हमारी बनके तैयार हो जाती है, ठीक है। अब देखिए इनके सॉल्यूशन करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले 5 इसको 7y को उठाकर उधर साइड लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा 50 - 7y, और फिर 5 की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके अपॉन में, तो ये हो जाएगा 50 - 7y / 5, ठीक है। इसके बाद देखिए अगर मैं y की वैल्यू रखता हूँ 5, पहले केस में अगर y की वैल्यू में रखता हूँ 5, तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा, और 50 - 35 कितना बचेगा 15, और 15 / 5 मतलब 3, ठीक है। 50 - 7y, y की वैल्यू हमने रखी है 5 और अपॉन में भी क्या है 5, तो 7 × 5 का कितना होता है 35, 50 में से 35 माइनस करेंगे कितना बचेगा 15, और 5 × 3 = 15, तो x जो है वो 3 आ जाएगा इस तरह से। इसके बाद हमने y की वैल्यू रखी है 10, तो ये तो रहेगा 50, 7 × 10 = 70, और अपॉन में क्या है 5, -70 में से +50 जाएगा कितना बचेगा -20 बचेगा, 5 × 4 = 20, यानी -4 आ जाएगा। तो ये तो हो गई हमारी पहली लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन। इसके बाद दूसरे की देखिए, दूसरे में जो आया था इसको 5y को इधर लेके जाएंगे 46 - 5y, ठीक है। फिर 7 की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x = 46 - 5y / 7, ठीक है। अब सबसे पहले अगर मैं y की वैल्यू 5 रखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 46 - 5 × 5 = 25, और अपॉन में क्या है इसके 7, 46 में से 25 जाएगा कितना बचेगा 21 / 7, यानी 7 × 3 = 21, तो x आ जाएगा 3। इसके बाद y की वैल्यू रखी मैंने 12,
तो 12 5 से कितना होगा 60, -60 में से +46 जाएगा, कितना बचेगा -14 बचेगा, और 7 2 14, तो ये आ जाएगा -2। इस तरह से हम लोग दोनों ही इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाल चुके हैं। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट करा के हम लोग सॉल्यूशन और फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले में क्या था 3, 5 और -4, 10। सबसे पहले 3, 5, x में 3 और यहाँ पर 5। दूसरा सॉल्यूशन था -4, 10, तो x में -4 और y में 10, यानी आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, दोनों को मिला देंगे तो ये आ जाएगी लाइन जॉइनिंग, यानी लाइन रिप्रेजेंटिंग पहली लीनियर इक्वेशन को। ठीक है, इसके बाद दूसरी लीनियर इक्वेशन के देखिए 3, 5 यानी सेम पॉइंट है 3, 5, तो यहीं पर आ जाएगा ये भी। ठीक है, और -2, 12, तो -2 और ये 12, तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, इनको भी ऐसे ही मिला देंगे। अब ये दोनों ही लाइन जो है इंटरसेक्टिंग है फिर से, तो इनका एक ही सॉल्यूशन होगा, और कहाँ पर होगा जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करती हैं। तो कहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं, इनका एक कॉमन पॉइंट था 3, 5, तो ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो बस इसके बाद इसका सॉल्यूशन हम कैसे लिख देंगे, इसी तरह से हम लोग इसका सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएंगे, देखिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट, x, y से हम कोऑर्डिनेट्स को लिखते हैं। कितना आया कोऑर्डिनेट इसका 3, 5, 3, 5। ठीक है, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, x = 3, और y की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो जो हमारा पेंसिल थी उसकी प्राइस कितनी थी, x कितनी आई है 3 रुपीज़। ठीक है, और जो हमारा पेन था उसकी प्राइस ली थी हमने y, तो y कितना आया 5 रुपीज़। ठीक है, तो यानी पेंसिल की प्राइस हो जाएगी 3 रुपीज़ और पेन की प्राइस हो जाएगी 5 रुपीज़। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। और अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, दोनों क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन के दो पार्ट दे रखे थे वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सो देखिए इसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के अंदर ये पूछा जा रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशोज A1/A2, B1/B2, C1/C2 find out whether the lines representing the following pair of linear equation intersect at a point are parallel or coincident। यानी कह रहा है कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2, ठीक है, जो कोफिशिएंट्स हैं उनके रेशियोज को कंपेयर करके आपको ये बताना है कि जो फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट में ये दो लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं, तो ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट हैं या पैरेलल हैं या फिर ये आपस में कोइंसिडेंट हैं। ठीक है, ये हमें बताना है। तो किस तरह से बताते हैं रेशियो को कंपेयर करके, सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं A1/A2 और B1/B2 को। ठीक है, देखिए अगर A1/A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1/B2 तो फिर हमें C1/C2 को कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यहीं पर बता सकते हैं कि ये लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी। मैंने इसके बारे में 3.1 में भी बात की थी, यहाँ पर भी मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ कि सबसे पहले किसको कंपेयर करते हैं, A1/A2 और B1/B2 को। यहीं पर देख लेंगे, अगर ये आपस में इक्वल नहीं है तो फिर ये इंटरसेक्टिंग लाइन ही होंगी, C1/C2 को कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बट अगर ये इक्वल हो जाती हैं तब देखेंगे C1/C2 को कंपेयर करके। ठीक है, अगर इक्वल है तो, अगर इक्वल नहीं है तो फिर ये इंटरसेक्टिंग होंगी ही होंगी। ठीक है, तो फिर देखेंगे C1/C2 को। तो मान लीजिए A1/A2 इक्वल आ गया B1/B2 को। ठीक है, तो अब इसको देखेंगे, अगर ये इक्वल होता है मतलब ये तीनों ही रेशो आपस में इक्वल हैं तो ये लाइन होंगी कोइंसिडेंट। ठीक है, बट A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है C1/C2 के, तब फिर ये लाइन आपस में पैरेलल होंगी, कोइंसिडेंट नहीं होंगी। ठीक है, इस तरह से हम लोग रेशोज कंपेयर करके बता सकते हैं कि कौन सी लाइन इंटरसेक्टिंग है, कौन सी हमारी पैरेलल है या फिर कौन सी हमारी इंटरसेक्टिंग है। ठीक है, इस तरह से। तो सबसे पहले देखिए कंपेयर कैसे करते हैं। कंपेयर करते हैं हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ax + by + c। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की। ठीक है, यहाँ से देखिए ऑन कंपेयरिंग, इसको कंपेयर करेंगे तो ऑन कंपेयरिंग सबसे पहले A1 कितना आया, इस वाले के जो होंगे ये होंगे A1, B1, C1, और इसके जो होंगे A2, B2 और C2। ठीक है, तो A1 कितना आ रहा है यहाँ पर 5। अगर प्लस दे रखा है तो प्लस को हम मेंशन नहीं करते, लेकिन अगर माइनस दे रखा होगा तो उसको ले लेंगे। जैसे देखिए ये माइनस का 4 है तो ये आ जाएगा -4। C1 कितना दे रखा है यहाँ पर 8। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर A2 नीचे वाली इक्वेशन में देखेंगे तो A2 आया है 7 और B2 कितना आया है यहाँ पर 6 और C2 कितना आया है यहाँ पर -9। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको कंपेयर करके बता सकते हैं। अब
A1 A2 B1 B2 C1 C2, ठीक है। अब इनके रेशो किस तरह से कंपेयर करने हैं वो देखिए। तो पहले हम लोग निकालेंगे A1 अपॉन A2 की वैल्यू। तो देखिए A1 है 5 और A2 है 7, दोनों नंबर प्राइम है आपस में, है ना, और को प्राइम भी होंगी, ठीक है। तो यानी इसकी कोई स्मॉलेस्ट फॉर्म अब नहीं हो सकती। A1 अपॉन A2 की वैल्यू आ गई 5/7। इसके बाद निकालेंगे B1 अपॉन B2, B1 अपॉन B2, ठीक है। देखिए B1 की वैल्यू कितनी आ रही है -4 और B2 की वैल्यू आ रही है 6। ये भी 2 से डिवाइड हो सकता है, ये भी हो सकता है, डिवाइड कर देंगे। 2 2 4 और 2 3 6, तो ये आ जाएगा -2/3। अब बताइए सबसे पहले किसको कंपेयर करना था, A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 को। तो क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं? तो ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे। A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। तो इसका मतलब ये लाइन कैसी होंगी आपस में, ये लाइन होंगी आपस में इंटरसेक्टिंग। तो लिख देंगे लाइंस रिप्रेजेंटिंग ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम लाइन रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग, ठीक है। तो इतना ही आपको इसके अंदर बताना था। इसके बाद देखते हैं इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सो देखिए सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट इसमें दे रखा है, दो लीनियर इक्वेशन दे रखी है 9x + 3y + 12, 18x + 6y + 24। इनको हमें कंपेयर करके, इनके रेशोज को कंपेयर करके बताना है कि इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। ओके, सो देखिए देखिए सबसे पहले हमने इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन ax + by + c से कंपेयर किया, और कंपेयर करने के बाद हमने देखा a1 आ रहा है 9, b1 3 और c1 12। देखिए a1 9, b1 3 और c1 12, ठीक है। इसके बाद दूसरी इक्वेशन को कंपेयर किया तो a2 आ गया 18 और b2 आ गया 6, c2 आ गया 24, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने इसके कोफिशिएंट फाइंड आउट कर लिए। अब हम यहाँ पर निकालेंगे इनके रेशोज। तो देखिए इनके रेशो हम लोग निकाल रहे हैं a1 अपॉन A2। तो A1 की वैल्यू 9 है और A2 की वैल्यू 18, तो ये आ जाएगा 9/18। फिर B1 अपॉन B2, B1 की वैल्यू 3, B2 की वैल्यू 6, तो ये आ जाएगा 3/6। इसके बाद C1 अपॉन C2, तो ये हो जाएगा 12/24, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 9 1 9, 9 2 18, तो ये आ जाएगा 1/2। ऐसे यहाँ पर 3 1 3, 3 2 6, तो ये आ जाएगा 1/2। 12 1 12, 12 2 24, तो ये भी आ जाएगा 1/2, ठीक है। अब इनको कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 को कंपेयर करते हैं। तो हमने ये देखा कि A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 दोनों की वैल्यू 1/2 है, तो मतलब दोनों इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये दोनों आ गए इक्वल। अब अगर ये दोनों इक्वल आ गए हैं तो ये पैरेलल भी हो सकता है और कोइंसिडेंट भी हो सकता है। उसको हम कैसे बताएंगे, C1 अपॉन C2 से कंपेयर करके। तो इसको आप कंपेयर करेंगे C1 अपॉन C2 से। तो हमने ये देखा कि C1 अपॉन C2 भी 1/2 ही है, मतलब इसकी वैल्यू भी बराबर है। तो ये तीनों ही रेशो आपस में इक्वल आ गए। और जब ये तीनों रेशो आपस में इक्वल आ गए हैं, मतलब कोफिशिएंट्स के रेशो आपस में इक्वल आ गए हैं, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये लाइन जो हैं इन दोनों लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने वाली लाइन आपस में कोइंसिडेंट होंगी, ओवरलैप करेंगी, ठीक है। ये कोइंसिडेंट की कंडीशन है, ठीक है। तो इसके नीचे लिख देंगे, ठीक है, नीचे लिख देंगे लाइंस रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट, ठीक है। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट। तो देखिए इसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। इसमें दे रखा है 6x - 3y + 10 = 0, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन दे रखी है 2x - y + 9 = 0, ठीक है। यहाँ पर भी हमें सेम वही करना है जो हमने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में किया है क्वेश्चन नंबर 2 के। यानी सबसे पहले हम लोग कोफिशिएंट निकालेंगे, फिर रेशो को निकालेंगे, उसके बाद उनको कंपेयर करेंगे। देखिए ठीक है। तो इस तरह से देखिए हम लोग सबसे पहले इसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेंगे। अब इसके बाद हम लोग रेशोज निकालेंगे। देखिए इस तरह से हम लोगों ने इसके रेशोज फाइंड आउट किए हैं। सबसे पहले हमने निकाला A1 अपॉन A2। तो देखिए A1 की वैल्यू 6 थी, A2 की वैल्यू 2 थी, तो ये आ गया 6/2, 2 1 2 और 2 3 6, यानी 3/1 आ जाएगा। इसके बाद B1 अपॉन B2 हम लोगों ने निकाला है, तो ये आ जाएगा -3/-1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी 3/1 आ जाएगा। हम चाहें तो इनको 3 भी लिख सकते हैं, बट उससे कोई मतलब खास हमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम लोग इसको कंपेयर ही करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए आता है C1 अपॉन C2। तो C1 की वैल्यू 10 दे रखी है, C2 की वैल्यू 9 दे रखी है, तो ये आ जाएगा 10/9, ठीक है। सबसे पहले हम लोग कंपेयर करते हैं A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 को। तो ज़रा देखिए
A1 अपॉन A2 इक्वल आ रहा है B1 अपॉन B2 के। क्यों? क्योंकि दोनों की वैल्यू 3 आ रही है ना, तो मतलब ये दोनों तो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो इसका मतलब ये लाइन इंटरसेक्टिंग तो नहीं है ना। इंटरसेक्टिंग कब होती है? जब ये दोनों नॉट इक्वल आते हैं। ठीक है, तो अब ये देखना है कि ये कोइंसिडेंट हैं या पैरेलल हैं, तो उसके लिए फिर हम लोग C1 अपॉन C2 को भी कंपेयर करेंगे। तो देखिए C1 अपॉन C2 की वैल्यू क्या आ रही है? 10 अपॉन 9, मतलब नॉट इक्वल टू दिस, तो नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। तो ये कौन सी कंडीशन बनती है? ये कंडीशन बनती है हमारी पैरेलल लाइन की। तो यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये लिख देंगे लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशंस आर पैरेलल। ठीक है, तो इस तरह से देखिए तीनों पार्ट, फर्स्ट पार्ट इंटरसेक्टिंग लाइन का था, सेकंड हमारा जो कोइंसिडेंट लाइन का था, और ये वाला आ गया पैरेलल लाइंस का। ठीक है, तो इस तरह से हमने तीनों ही इक्वेशन में बता दिया कि कौन इंटरसेक्टिंग है, कौन पैरेलल है, कौन कोइंसिडेंट है। अगर A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 तो इसका मतलब लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी। अगर A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के, तब लाइन पैरेलल भी हो सकती है और कोइंसिडेंट भी हो सकती हैं। उसको बताने के लिए करना पड़ता है C1 अपॉन C2 को भी कंपेयर। ठीक है, अगर तीनों रेशो आपस में इक्वल होंगे तो फिर कोइंसिडेंट लाइन होंगी। अगर A1 अपॉन A2 और इक्वल है B1 अपॉन B2 के, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है C1 अपॉन C2 के, तो इसका मतलब फिर ये लाइन आपस में पैरेलल होंगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने तीनों ही क्वेश्चन में बता दिया। इसके बाद हम लोग करेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन काफ़ी हद तक सेकंड क्वेश्चन के सिमिलर है, बस आपको ये देखना है कि लाइन इंटरसेक्टिंग है या लाइन पैरेलल है या फिर लाइन जो है हमारी वो कोइंसिडेंट है। ठीक है, उसी को देखकर हम बता सकते हैं कि लाइन कंसिस्टेंट होंगी या इनकंसिस्टेंट होंगी। देखिए थर्ड, सो देखिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशोज A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। यानी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 जो अभी हमने किया है उसके ही जैसा ही क्वेश्चन है, बस हम लोगों को यहाँ पर भी रेशो कंपेयर करके बताना है कि लाइन इनकंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट है। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जो 3.1 में बताया था आपको कि कंसिस्टेंट कब होंगी? जब लाइन इंटरसेक्टिंग हो, या तो लाइन इंटरसेक्टिंग हो या फिर कोइंसिडेंट हो, तब तो हम लाइन को क्या कहेंगे? कंसिस्टेंट कहेंगे। और अगर लाइन पैरेलल होंगी तो फिर इसको हम क्या कहेंगे? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम रेशो कंपेयर करके ये पता लगाएंगे कि लाइन इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है या फिर पैरेलल है। ठीक है, जो भी होगा उसी के अकॉर्डिंग हम बता देंगे कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी तरह से करना है जैसे हमने अभी सेकंड क्वेश्चन किया है। देखिए सबसे पहले ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। 3x प्लस 2y, इस 5 को उठाकर इधर लाएंगे तो ये -5 इक्वल्स टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गई। ठीक है, अब देखिए इस वाली इक्वेशन को 2x माइनस 3y प्लस 7, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y, और इसको इधर लाएंगे तो ये आ जाएगा -7 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब इसके बाद इनको कंपेयर करेंगे। इस तरह से देखिए हम लोगों ने इनके रेशोज का, इनके कोफिशिएंट को कंपेयर कर लिया है। इसके बाद हम इनके रेशोज फाइंड आउट करेंगे। देखिए इस तरह से हम लोगों ने इनके रेशोज भी निकाल लिए हैं। पहले हमने निकाला A1 अपॉन A2, तो A1 की वैल्यू 3 थी और A2 की वैल्यू 2 थी, तो यह आ जाएगा 3/2। इसके बाद B1 अपॉन B2 2 अपॉन -3, तो ये हो जाएगा -2/3। इसके बाद C1 अपॉन C2 -5 अपॉन -7, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 5/7। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने तीनों रेशोज निकाल रही हैं। अब इनको करेंगे कंपेयर। तो कंपेयर करने के लिए देखिए क्या करते हैं, पहले देखिए A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 को ही कंपेयर करेंगे। हमने देखा ये तो 3/2 है और ये -2/3, एक प्लस एक माइनस वैसे ही इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब दीज आर नॉट इक्वल। अब अगर A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 ही इक्वल नहीं है तो हमें C1 अपॉन C2 को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहीं पर हमें पता चल जाता है कि ये लाइन इंटरसेक्टिंग है। ठीक है, और अगर ये लाइन इंटरसेक्टिंग है तो इसका मतलब ये कंसिस्टेंट होंगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको बता सकते हैं। इस तरह से हम लोग इसको लिखकर बता देंगे, लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग सो दे आर कंसिस्टेंट। ठीक है, तो देखिए इसके बाद हम लोग ये थर्ड क्वेश्चन के जो बाकी पार्ट हैं वो आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सेकंड और थर्ड क्वेश्चन सेम है। करना आपको वही है, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट में पता लगाना है। उसी के बेसिस पर आपको बता देना है कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो वही सेम क्वेश्चन है, इसलिए बाकी के पार्ट्स में आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ इसके। अगर किसी से नहीं हो रहे तो इसके लिए इसके बाद जो हम वीडियो बनाएंगे इसी के सेकंड पार्ट, यानी क्योंकि 3.2 में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस रह गए हैं, 7 क्वेश्चंस आई थिंक हैं,
तो इसका जो पार्ट 2 आएगा उसी के अंदर हम लोग इसके क्वेश्चंस भी करा देंगे, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड लक टू यू ऑल फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। थैंक यू वेरी मच।